हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। तो आज ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। एवरीथिंग सराउंड अस इज इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे आसपास जो भी चीज है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज है वो, और इसमें बहुत दोनों दोनों बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट सब आते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इन दोनों का जो मतलब कि रिलेशन होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का, वो वही एक इकोसिस्टम बनाता है, फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। In an ecosystem, living components depend on each other for their food, which give rise to food chain and food webs in nature. इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, और फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड चेन और फूड वेब जो है नेचर में आता है, राइज होता है। Human activities lead to environmental problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage. Human activities जो होते हैं, हम लोग करते हैं, उनकी वजह से environment problems होते हैं, pollution होता है, depletion, ओजोन लेयर है उसका depletion होता है, और जो गार्बेज होता है, गार्बेज ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम क्या होता है। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. एग्जाम्पल में फॉरेस्ट और पॉन्ड। जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक दूसरे के से रिलेशन होता है, और किसी भी एरिया में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब मिलके किसी भी इन्वायरमेंट में जो बनाते हैं वो होता है इकोसिस्टम बनाते हैं। इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में वो आते हैं जो पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मैन मेड इकोसिस्टम आते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वारियम, पानी का जो ग्लास होता है जिसमें मछलियों का रखते हैं, फिश को, गार्डन। तो ये सब है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स। अब प्लांट एनिमल्स जो होते हैं उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस सबसे पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स। तो आ जाइए देखते हैं। Abiotic components. All the non-living components such as air, water, land, light, temperature etc. form the abiotic components. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, वो सब। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। On the basis of nutrition, biotic components are further divided into। न्यूट्रिशन के बेस पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनको डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में। इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो प्रोड्यूसर्स पढ़ते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना फूड खुद ही, यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। सनलाइट और क्लोरोफिल से की प्रेजेंस से जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो इसीलिए उनको जो है प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो जितने ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट
हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी होते हैं ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं इसी बायोटिक कंपोनेंट को यूज करके, इसलिए उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स। इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स में वो इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे एनिमल जो कि डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए। फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला हर्बीवोरस में जो प्लांट ईटर्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं जैसे कि गोट और डियर। फिर कार्निवोरस है फ्लैश ईटर्स मतलब कि जो नॉनवेज खाते हैं टाइगर और क्रोकोडाइल। ओमनीवोरस में जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन। हम ह्यूमन में भी कोई कोई नहीं खाते। पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट एटसेट्रा, एग्जाम्पल है लीच, LICHE स्पेलिंग होती है इसकी। और कैस्क्यूटा हमने पढ़ा था, पैरासाइट्स होता है वो दूसरे की बॉडी पे रहता है और उसी से फूड टेक करता है। फिर डिकम्पोजिशन, इसमें वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट को और एनिमल को, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। ये हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा मतलब कि रिप्लेसमेंट करने के लिए, दोबारा भरपाई करने के लिए। तो इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई। फिर अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। Food chain is a series of organisms in which one organism eat another organism as food. Food chain जो है वो सीरीज है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के जगह पे खा लेता है। तो जैसे कि ग्रास है, ग्रास को डियर हिरन आता है और घास को खा जाता है, फिर शेर आता है और वो हिरन को खा जाता है। तो ऐसे ही इसी को कहते हैं फूड चेन, मतलब कि जो एक कोई एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खा जाता है खाने के रूप में, तो वो हो गया फूड चेन। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जो होता है अलग अलग स्टेप्स पे जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो होता है एनर्जी का फ्लो वो कैसे होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का जो फ्लो होता है किसी भी फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब हर तरफ से, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं मतलब जो बेसिकली वो 1% सनलाइट को कंज्यूम करते हैं और उसी को फूड एनर्जी के को में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक 10% लॉ भी है। 10% लॉ में जो होता है only 10% of energy transferred to next trophic level, the remaining 90% energy used in life processes, digestion, growth, reproduction etc. by present trophic level। 10% लो जो होता है, जो एनर्जी का जो 10% होता है वही अगले नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है, बाकी जो 90% होते हैं वो जो लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाता है उसी प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल से, डाइजेशन में, ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में। Due to this gradual decrease in energy, food chains contain 3-4 ट्रॉफिक लेवल्स, जो कि हमने देखा कि एनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है एनर्जी, तो इसीलिए जो फूड चेन होता है उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसमें ट्रॉफिक लेवल्स में सबसे पहले नीचे का होता है प्रोड्यूसर जिसके पास इतनी 1000 किलो जूल एनर्जी है, फिर ये डिक्रीज होती जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो जो उनके खाएंगे उनके पास 100 किलो जूल बचेगा, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे उनके पास 100 किलो जूल, टर्शियरी कंज्यूमर होंगे जो उनके पास 10 किलो जूल, ऐसे करते करते ये 1 किलो जूल पर आ जाएगा। ट्रॉफिक लेवल है ये पिरामिड ट्रॉफिक लेवल का डिक्रीज इन एनर्जी। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है देखते हैं आप। The concentration of harmful chemicals increase with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification.
जो कंसंट्रेशन होता है हार्मफुल केमिकल का, जैसे कि कोई प्लांट्स, आजकल जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स उगती है हमारी, उनमें फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो जिससे वो उसमें भी केमिकल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें भी केमिकल आ जाता है, तो उसको कितना भी धोए हम तभी भी उसके अंदर भी थोड़ा सा रह जाता है केमिकल। तो जब हम उसे खाते हैं तो फिर हमें हो जाता है, हमारे अंदर चला जाता है वो केमिकल, फिर हमसे दूसरे के अंदर। तो ऐसे जो इंक्रीज होता है हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन में कंसंट्रेशन जो केमिकल्स का, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies as human occupy the top level in any food chain. मैक्सिमम सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है किसी भी केमिकल का, वो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडीज में ही आता है, क्योंकि ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है फूड चेन में। ह्यूमंस को कोई नहीं खाता, मतलब कि ऐसा हुआ कहने का। अब हम देखते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। नेचर में जो होता है बहुत सारे फूड चेन हमने पढ़ा, तो फूड चेन बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं नेचर में, तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसी से जो होता है हमारा फूड वेब बन जाता है, फूड वेब। तो ऐसे देखिए, जैसे कि हमारा प्लांट है, प्लांट को ग्रास ऊपर ने खाया, उसको फ्रॉग ने खा लिया, मेंढक ने, फिर उसको स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, अब ईगल को रैबिट ने खा लिया, तो ऐसे ही, और रैबिट ने फिर से प्लांट खा लिया। तो ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हैं। प्लांट है, प्लांट को चूहे, कोई कोई चूहे भी प्लांट खाते हैं, और चूहे को फिर सांप खा गया, फिर चूहे को ईगल खा गया। तो ऐसे ही ये सब जो फूड वेब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, चेंजेस इन द environment affect us and our activities change the environment around us. Human activities leads to pollution, deforestation etc. जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है वो हमें अफेक्ट करता है, और हमारी एक्टिविटीज के कारण ही जो है हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, हमारे आसपास ऐसा हुआ है। और ह्यूमन की एक्टिविटीज जो होती है वो पोल्यूशन कॉज करती है, उसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, जंगल को काट के वहाँ पे घर वर बनाना पड़ता है, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, तो यही सब जरूरतें बढ़ जाती है हमारी। अब हम देखेंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स most of the harmful UV ultraviolet radiations of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants etc. ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, तो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है कंबल की तरह। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के चारों ओर ढका हुआ है, और वो जो है सारी जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सनलाइट के, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करता है, किसी मैनी हेल्थ हजार्ड्स, कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा। ओजोन जो होता है इसका फॉर्मूला आता है O3, ऑक्सीजन का एक मतलब क्या वो एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। लेयर, ओजोन लेयर इज अ प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, सबसे ऊंचे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उसमें यहाँ पे सबसे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल, अगर वो धीरे धीरे नीचे आ गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन मॉलिक्यूल का। द हाई एनर्जी यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम्स। जो हाई एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो O2 को ब्रेक कर देते हैं दो ऑक्सीजन एटम्स में, और फिर जो these oxygen atoms then combine with oxygen O2 molecule to form the ozone molecule। और ये जो ऑक्सीजन का एटम बना है वो O2 molecule से के साथ कंबाइन होकर O3 ओजोन लेयर बना देता है, ओजोन गैस बना देता है। अब हम पढ़ते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की क्या डिप्लीशन हो रही है? The decrease in the thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole।
जो थिकनेस है होती है ओजोन लेयर की, वो सबसे पहले जो है अंटार्कटिका में देखी गई थी कि डिक्रीज हो गई है, पतली हो गई है, मतलब कि वहां से हट गया है, कंबल फट गया है, मतलब कि ऐसा हुआ। जो ओजोन का कंबल था वो हमारा फट गया है अंटार्कटिका के ऊपर से, और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1985 में, और इसको ओजोन लेयर होल के नाम से बोला गया था। This decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used in refrigerator, ACs, fire extinguisher, aerosols, spray, etc. और इस ये जो डिक्रीज हुआ, ये जो हमारा कंबल ओजोन लेयर की जो थिकनेस कम हुई है, तो इसको ऐसा बताया गया है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का यूज कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एसी में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर और एरोसोल स्प्रेज में यूज होता है। तो ऐसा बोला गया था कि इस वजह से ऐसा हमारा ओजोन का कंबल फट रहा है। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के नाम भी बोलते हैं इसे, UNEP succeeded in forging an agreement to stop CFC production at 1986 levels Kyoto Protocol by all countries। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP, उसने 1986 में एक मतलब कि एग्रीमेंट बनाया जिससे जो है CFC का प्रोडक्शन, जिससे ओजोन लेयर का हमारा कंबल फट रहा था, उसका जो प्रोडक्शन है उसको मतलब कि खत्म कर दिया गया कि अब जो CFC है उनका यूज नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और इसको जो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, KYOTO प्रोटोकॉल, और ये सभी कंट्रीज के द्वारा किया गया था। क्योंकि अगर हमारे मतलब कि ये तो अभी अंटार्कटिका पे फटा है, वहाँ पे कोई लोग वोग नहीं रहते, वहाँ की पॉपुलेशन नहीं है उतनी। अगर ये ऐसा इंडिया और अमेरिका में हो जाए तो फिर वहाँ के लोगों का जीना बदतर हो जाएगा, पॉइजनस है ना, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं गार्बेज डिस्पोजल। Improvement in lifestyle have resulted in accumulation of large amount of waste material। जो लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट होती है, इसी का रिजल्ट है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज अमाउंट्स में हो रहे हैं, मतलब कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं हमारे वेस्ट मटेरियल। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है वैसे वैसे वेस्ट मटेरियल बढ़ते जा रहे हैं। और गार्बेज जो होता है, पूरा कचरा जो होता है हमारा, गार्बेज कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल। गार्बेज जो है दो ही टाइप के मटेरियल कंजिस्ट करते हैं, मतलब गार्बेज के अंदर दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कह सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Substances which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable waste. Example: fruit, vegetable peel, cotton, jute, dung, paper, etc. सब वो सब्सटेंस जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से जो है डिकम्पोज हो जाए, मतलब कि डिकम्पोज हो जाए, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि फ्रूट, फल, वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, वो सब। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जांपल: प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो सब्सटेंस आते हैं जो डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से जो है जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक, PVC, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब। Microorganisms release enzymes which decompose the material, but these enzymes are specific in their action. That's why enzymes cannot decompose all the materials. Microorganisms जो है enzymes रिलीज करते हैं जो कि materials को decompose कर देता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि एंजाइम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते, ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सम मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल के हम कुछ मेथड देखते हैं। बायोगैस प्लांट पहला मेथड है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्यूर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनका यूज किया जाना चाहिए बायोगैस प्लांट में टू प्रोड्यूस बायोगैस, और बायोगैस बनाने के लिए और मैन्यूर बनाने के लिए। मैन्यूर एक तरह का मतलब कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो वही है, बायोगैस मतलब गोबर गैस जिसे बोलते हैं वही। अब हम पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ड्रेन वाटर होता है, ड्रेन वाटर उनको क्लीन किया जा सकता है और जो है उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन किया जा सकता है और बाद में उसको रिवर में डाला जा सकता है, जिससे हमारी रिवर जो है पोल्यूटेड नहीं होगी, उतनी क्लीन हो जाएगा। फिर है लैंड फिलिंग्स। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। जो वेस्ट होते हैं उनको जो बरीड मतलब कि उनको फेंक देना चाहिए लो लाइंग एरियाज में, जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं वहाँ पे, और उन पे जो है रोलर से और बुलडोजर चला देना चाहिए, जिससे कि वो मतलब कि डिकम्पोज हो जाए और हम वहाँ की उर्वरकता मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, हाँ उर्वरकता मतलब कि जो फसल उगाए हैं वहां पे हम कभी तो अच्छी फसल उगे, वही सब। कंपोस्टिंग। अब हम पढ़ते हैं कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फील्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंजेस टू मैन्यूर। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोस्ट पिट होते हैं, भरे होते हैं और कवर्ड होते हैं सॉइल के लेयर से, और 3 महीने के बाद जो गार्बेज होता है वो चेंज हो जाता है मैन्यूर में। कंपोस्टिंग है, जितने भी हमारे वेस्ट है उसको हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद जो होता है वो हमारा मैन्यूर बन जाता है, खाद बन जाता है, एक तरह से खाद बन जाता है। फिर रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू आइटम्स। रिसाइकलिंग, जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका रिसाइकल किया जा सकता है और नई चीजें बनाई जा सकती है। फिर रीयूज। It is a conventional technique to use as item again. Newspaper for making envelopes. Reuse, इस reuse करके भी हम जो है ये भी एक मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। हम क्या कर सकते हैं, जो जितने भी मतलब कि कोई सामान है उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं टेक्निक से। तो जैसे कि न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर हमने एक बार पढ़ लिया, फिर हम उसका दोबारा क्या करते हैं एनवेलप बना देते हैं, तो हो गया हमारा रीयूज। अब है 1 मार्कस क्वेश्चन। हम अब कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड्स। बायोटिक और अबायोटिक में क्लासिफाई करना है हमें। प्लांट्स हमारा क्या है, बायोटिक है। सॉइल अबायोटिक, वाटर अबायोटिक, एयर अबायोटिक, एनिमल्स अबायोटिक, एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट्स, और टेम्परेचर जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं मेक अ फूड चेन विद फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। इनसे जो है हमें फूड चेन बनाना है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ये ग्रास ऊपर आएगा नंबर 1 पे, नहीं ग्रास, फिर ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल। हाँ ऐसा ही होगा। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कितना % एनर्जी जो होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होता है, हमने पढ़ा था 10%। CFC causes डिप्लीशन ऑफ ओजोन, हमने ये भी पढ़ा था। CFC जो होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉज करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। नेम दिस प्रोसेस, हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेम 2 मटेरियल्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक और पॉलीथीन्स। ठीक है। डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करना है, तो आ जाइए देख लेते हैं एक बार। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल कहाँ खो गया ट्रॉफिक लेवल, हमारा खो गया, रुक जाए ढूंढते हैं अभी। ये रहा ट्रॉफिक लेवल, हाँ इन अ फूड चेन, ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप जो होता है एनर्जी के ट्रांसफर के जो वेरियस स्टेप होते हैं किसी फूड चेन में, उसी को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं। तब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC एंड UNEP। CFC का तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। आ जाइए देख ही लेते हैं एक बार। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हाँ सही था मैं, यूनाइटेड नेशन
environment program. Name the radiation that are absorbed by the ozone layer. Ozone layer से ultraviolet UV radiation absorb करता है ozone layer. Which will get more energy, secondary consumers और tertiary consumers. सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी किसको मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को या टर्शियरी कंज्यूमर्स को? तो ये मिलेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स को. व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का जो है फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट. ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर. चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है. Which of the following are not biodegradable? Biodegradable, not biodegradable कौन सा है इनमें से? वूल, ना ग्लास, ग्लास है शायद, ग्लास, सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल भी नॉन है, लेदर, लेदर शायद हो सकता है. तो इसका है ग्लास और सिल्वर फॉइल. नेम एनी टू पैरासाइट्स. तो एक तो मस्क्यूटो हो गया आपका, वो भी पैरासाइट है, और लीच, लीच भी है. What is क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? आ जाइए देखते हैं. यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था CFC प्रोडक्शन को रोकने के लिए 1986 में इसी लेवल में, तो इसी को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल्स. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. Both biotic and abiotic factors form an ecosystem. Biotic और abiotic factor जो होते हैं वो ecosystem form करते हैं, सही है. Plants and soils are the biotic factors of ecosystem. Plants और soils जो होते हैं वो biotic factors होते हैं ecosystem के. तो इसमें पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है. First is correct but second is incorrect. ये सही है, C. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट. ओनली 19% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. पहला ही हमारा रॉन्ग है. द रिमेनिंग 10% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल. द रिमेनिंग 10% एनर्जी जो है वो लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाता है, तो हमारा दोनों ही गलत है. बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं 3 मार्क्स वाले. Why are green plants called producers? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है. नेम 2 मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड. 2 मटेरियल का नाम बताएं जो रिसाइकल हो सकता है. न्यूज़पेपर और क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर और उसके बाद प्लास्टिक्स. What will happen if we kill all the organisms of a trophic level? जो ट्रॉफिक लेवल है क्या होगा जब हम सारे किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के सभी सभी एनिमल्स को मार देंगे इसी एक ट्रॉफिक लेवल के, तो वो खत्म हो जाएंगे. तो उनको जो खाने वाले हैं, मतलब कि वो जिसे खाते हैं वो बढ़ जाएंगे. जैसे कि हमारा है कि क्या से मेंढक सारे हमारे मेंढक मर गए हैं, ऐसा सोचते हैं. तो मेंढक जो ग्रास ऊपर को खाते हैं उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सारे ग्रास ऊपर हो जाएंगे, और फिर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे. तो ऐसे, और पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमारे लिए खाने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ही यानी कि दुर्लभ हो जाएगा जीना. Why only 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल? अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो 10% एनर्जी क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि जो बाकी का जो 90% है वो लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाता है, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बाकी सब. Which bag will you prefer for shopping and why? जूट बैग का प्रीफर करेंगे भाई हम, क्योंकि जूट बैग है, बायोडिग्रेडेबल है, पोल्यूशन कम होता है इससे. Why is ozone layer importance for the existence of life on earth? ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस क्यों है लाइफ अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए? तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन निकलता है सन से, यूवी रेडिएशन, जिससे कि बहुत सारी डिजीज हो सकते हैं. तो ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. अगर ये ना हो तो पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए, तो मतलब कि बहुत दुखद होगा, बहुत खतरनाक होगा ये यूवी रेज.
व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? हमने पढ़ा था, आप दे सकते हो आंसर, आपके लिए होमवर्क है। ड्रॉ एन एनर्जी पिरामिड शोइंग डिफरेंट ट्रोपिक लेवल, ये भी हमने बना के देखा था, ये भी आप दे सकते हैं आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो अंतर बताना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको बताया, आप आंसर लिख सकते हैं। डिफाइन कंज्यूमर्स, व्हाट आर इट्स फर्दर डिविजन्स, कंज्यूमर्स और फर्दर डिवीजन, कंज्यूमर्स के जो डिविजन होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स, वो सब बताना है और कंज्यूमर्स को डिफाइन करना है। Why natural ecosystem is more stable than artificial ecosystem? Natural ecosystem जो है स्टेबल क्यों है artificial ecosystem से ज़्यादा? इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। Why some materials are not decomposed by the action of microorganisms? क्यों कुछ मटेरियल जो है डिकम्पोज नहीं हो पाते? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एंजाइम सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, उनका कोई फर्क असर नहीं पड़ता कुछ मटेरियल्स पे, तो इसलिए उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। व्हाट इज अ फूड वेब, क्या होता है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, फूड वेब क्या होता है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, आप कर सकते हैं। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो दो वेज बताएं जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, अब आप देख सकते हैं इनका भी आंसर। हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे होते हैं, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। फिर हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। तो व्हाट आर डिफरेंट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, तो हमने पढ़ा था मेथड्स फॉर गार्बेज डिस्पोजल, लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्सेट्रा, तो यही सब है। व्हाट इज फूड चेन, क्या होता है? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज फूड चेन, कि कैसे होता है। तो फूड चेन क्या होता है? ये ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिट एक्शन होता है, 1% एनर्जी यूज करते हैं, 10% लो है, हमने पढ़ा था। फिर एक्सप्लेन हाउ हार्मफुल केमिकल्स इंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो है हार्मफुल केमिकल कैसे एंटर करता है, तो बायो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उसी के तहत आता है, तो आप इस सबको अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं आंसर। फिर हम इस चैप्टर 15 क्या नाम है, आवर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। आवर इकोसिस्टम है, ये हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फिर फूड चेन पढ़ा हमने, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कर सकते हैं इनका आंसर। फिर हमने फूड वेब भी पढ़ा क्या होता है, फिर ओजोन लेयर, ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है, हाउ डू आर इन्वायरमेंट को हमारी एक्टिविटीज कैसे करती है इफेक्ट। फिर हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसके आंसर आप लिख सकते हैं। फिर जो है हमारा हम अपने गार्बेज को मैनेज कैसे करें, गार्बेज कंटेन फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फिर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बायोगैस प्लांट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रीपर्पस, रीयूज, रिफ्यूज, उसके बाद यही सब है। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हमें, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। चैप्टर 15 क्या है, आवर इन्वायरमेंट साइंस। इसी के साथ तो आपका स्वागत है दोस्तों अमन लर्निंग में। आज इसी के साथ हमने चैप्टर 15 साइंस का हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर प्लस वर्कशीट, नोट्स, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कर लिए कंप्लीट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।